हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा और स्वागत है आपका। स्वागत है। आज करने वाले हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 4, जिसमें जिसमें कैटालिसिस की चर्चा होगी। यानी लेक्चर 3 में हमने देखा था कि एडजॉर्प्शन क्या है, पूरा एडजॉर्प्शन पढ़ लिया। एडजॉर्प्शन टॉपिक टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कैटालिसिस। तो क्या है कैटालिसिस, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। तो ये बात बड़ी पुरानी है, ये एक कहानी है। इस कहानी को समझिए मेरे साथ। ये बात है कब की, 1835 की। अभी 1835 की कहानी, यानी बड़ी पुरानी है। एक साइंटिस्ट थे, कौन, बर्जेलियस। बर्जेलियस क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करा रहे थे। पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करा रहे थे। और क्या, इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, किससे, जब पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या, डिकम्पोजिशन। तो इन्होंने देखा जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो बहुत धीरे धीरे लिबरेट हो रही है। तो भाई साहब, साइंटिस्ट से देखा ना गया, ये बोला ऐसे कैसे, अब मुझे किसी चीज में एक ऐसी चीज खोजनी पड़ेगी कि मैं इस ऑक्सीजन के रेट को, जो कि हो रही है कैसी, स्लोली स्लोली लिबरेट, निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो इन्होंने क्या करा, अब भाई साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों को कोई चीज में दिलचस्पी आ गई तो उसमें घुस जाते हैं। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक और बार पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन कराया विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ MnO2। अरे बाबा, पहले तो डिकम्पोजिशन वैसे ही नॉर्मल हीट करा तो ऐसे हो रहा था, जिसमें ऑक्सीजन बड़ी स्लोली स्लोली रिलीज हो रही। फिर इन्होंने करा 2KClO3 को MnO2 की थोड़ी सी अमाउंट मिला के डिकम्पोज कराया। तो इनको देखने में मिला क्या, जो ऑक्सीजन गैस है वो अब फास्टली क्या हो रही है, बन रही है या फिर लिबरेट हो रही है। तो ये बर्जेलियस महाराज ने क्या सोचा कि ये ऐसा सब्सटेंस है MnO2, जिसे मैंने डाला और इसमें जब मैंने डिकम्पोजिशन कराया था, वही टेम्परेचर पे इस पे डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ, पर MnO2 मिला रहा हूँ, तो ऑक्सीजन बड़ी फास्ट लिबरेट हो रही है। इन्होंने दिमाग चलाया और ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, नाम उनको दिया क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा कि इसी सेम टेम्परेचर पे यहाँ पर बिना किसी MnO2 के रिएक्शन में स्लोली ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही, यहाँ पर MnO2 की प्रेजेंस में तेज हो रही, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही फास्ट, उसी सेम टेम्परेचर पे फास्ट यहाँ रिलीज हो रही है। तो इन्होंने जो सब्सटेंस इंक्रीज कर दे रेट ऑफ रिएक्शन को, उनको नाम दिया क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट। नाम दिया पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने और रिएक्शन कराए। तो इनको देखने में आया क्या कि जब इन्होंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराया, किसका, H2O2 का डिकम्पोजिशन कराया इन्होंने, किसकी प्रेजेंस में, इन्होंने H2O2 का डिकम्पोजिशन कराया फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंट में। तो देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, वो आपकी कैसी हो गई, वो आपकी बड़ी स्लो हो गई, वो आपकी बड़ी स्लो हो गई। यानी जो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई तो उसकी रेट धीरे हो गई, और यही कोई रिएक्शन MnO2 की प्रेजेंस में करवाई तो इंक्रीज हो गई। इन्होंने दिमाग चलाया कि सब्सटेंस दो तरीके के हैं, एक वो जिन्हें डालने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए, एक वो जिन्हें डालने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए। यानी अगर ये बढ़ा रहा है रेट को, ऐसा सब्सटेंस,
उसे कहा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटा दे उसको कह दिया नेगेटिव कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल लीजिए नेगेटिव कैटलिस्ट का। ऑक्सीडेशन कराया किसका, क्लोरोफॉर्म का विद एल्कोहल, तो देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज हुई। यानी बर्जीलियस ने कहा जो भी सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा। और मालूम कैसे पड़ेगा, तो इन्होंने पॉजिटिव साइन आगे लगा दिया तो मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव साइन आगे लगाया तो नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इनको एक बात मालूम पड़ी, इन्होंने डेफिनेशन दी किसकी, कैटलिस्ट की, क्योंकि भैया सबसे पहले जो वर्ड कैटलिस्ट यूज करा वो यही महाराष्ट्र बर्जेलियस जिन्होंने यूज करा। इन्होंने डेफिनेशन कैसे दी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस इन्होंने दी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे या फिर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, चेंज करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया इन्होंने, ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया इन्होंने कैटेलिस्ट, नाम दिया इन्होंने कैटेलिस्ट। मतलब इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, एनी सब्सटेंस दैट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करे वो नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, मालूम पड़ा। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाया, अब ऐसा तो नहीं है कि 1835 पर रहेगा हमेशा, टाइम तो बीतता है, नया टाइम आता है, तो नई डेफिनेशन आई कैटलिस्ट की। क्या है सुनिए, जब बर्जेलियस बाबा ने ये बोल दिया उसके बाद नई डेफिनेशन आई कैटलिस्ट की। क्या सुनिए, कैटलिस्ट की नई डेफिनेशन ये आई कि कैटलिस्ट सिर्फ वही होंगे, कैटलिस्ट सिर्फ वही होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ओ हो, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं ऐसे कैटलिस्ट को कहा पॉजिटिव कैटलिस्ट। पर ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है ये सिर्फ ये कह रही है कैटलिस्ट उनको कहेंगे जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, यानी जो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। अब कैटलिस्ट हम उन्हें नहीं कहेंगे जो पॉजिटिव भी हैं जो नेगेटिव भी हैं। बर्जेलियस ने कहा था कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ चेंज कर दें, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, बढ़ाएगा तो पॉजिटिव घटाएगा तो नेगेटिव। पर जो मॉडर्न डेफिनेशन आई तो कैटलिस्ट को बताया गया कि सिर्फ वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। और ये वही कैटलिस्ट हैं जिन्हें बर्जेलियस ने नाम दिया था पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये भाई साहब अरे बड़ी नाइंसाफी हो गई इनके साथ। इन्होंने बोला जब तुम पॉजिटिव कैटलिस्ट को कैटलिस्ट कह रहे हो तो हमें भी तो कुछ नाम मिलना चाहिए मॉडर्न थ्योरी के, मॉडर्न डेफिनेशन के बाद। तो मॉडर्न डेफिनेशन आई और इनका भी नाम रखा गया कि जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे उनको नाम दिया क्या, इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स कोई भी सब्सटेंस वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे, और इनहिबिटर्स वही हैं जो बर्जेलियस के अकॉर्डिंग नेगेटिव कैटलिस्ट थे। आई होप कैटलिस्ट इनहिबिटर्स बर्जेलियस के अकॉर्डिंग और मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर है आपको, क्लियर है। तो इसके आगे बात करें कि कैटलिस्ट महाराज करते क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इतनी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको एक टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका मैंने लेक्चर बना रखा है, सिर्फ उतना बना रखा है, एक लेक्चर है बड़ा छोटा सा, जिससे आपको मैंने एक ऐसा कंसेप्ट समझाया है एक्टिवेशन एनर्जी का और ग्राफ भी समझाए उसमें, जिससे कि सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने में दिक्कत ना आए। सुनिए, एक ग्राफ में बना रहा हूं, उसके बेसिस पे समझाऊंगा कि कैटलिस्ट महाराज करते क्या हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। मान लो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, अब हमने, चलो आप लेक्चर देख भी सकते हो और अच्छी समझ में आएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो सुनिए, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को
प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसी के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। उस एनर्जी को कहते हैं लाला, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी है, इसको कहा ई नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये हमें मालूम पड़ा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इस एनर्जी को एक्वायर करना होगा। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं किसी भी रिएक्टेंट में, पर हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो ऐसा जरूरी नहीं। पर क्या हम किसी की एनर्जी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। टेम्परेचर दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये समझिए। एक कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो, उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए बराबर बराबर। सुनिए, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थोड़ी सी एनर्जी कम रह गई, तो अगर मैं उसे उतनी एनर्जी दे दूं कि जिससे उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, उस एनर्जी को नाम दिया मैंने एक्टिवेशन एनर्जी। और देखिए, ये रिएक्टेंट यहाँ है, इसकी एनर्जी अभी यहाँ है, इसको पहुंचना यहाँ है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने में, थ्रेशोल्ड एनर्जी में पहुंचने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट महाराज है ना, ये कैटलिस्ट महाराज, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे तुम्हें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। यानी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी कन्वर्ट होगी, उसके बाद तुम प्रोडक्ट में जाओगे। पर मैं बताता हूँ, मैं अगर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं जिससे तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी कम लेनी पड़े, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए तुम्हारी एनर्जी, तो मैं तुम्हें एक ऐसा शॉर्टकट बताता हूँ जिससे तुम कम एक्टिवेशन एनर्जी लेके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। तो इन्होंने क्या करते हैं, ये जो कैटलिस्ट महाराज हैं, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जिससे क्या होता है, यहाँ पर इस डिफरेंस में देखिए, अब इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो इतनी ना होकर के इतनी रह जाएगी। यानी सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तो मजा आ जाएंगे। यानी कैटलिस्ट भाई साहब बोले कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा एक अल्टरनेट पाथ जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जिससे कि तुम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। और ऐसे कई सारे रिएक्टेंट होंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी कम होगी और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होगी, पर कैटलिस्ट क्या करेगा, कम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करा के उसको एक ऐसा पाथ देगा जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आई? तो देखो मेरे भाई, क्या व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस? इसका आंसर सिंपल सा है कि जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, catalyst provide an alternate path that has minimum activation energy, so reactant molecule can easily convert into product। क्या आपको समझ में आया? यानी कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा देगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी और ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी। तो यही काम करते हैं कैटलिस्ट भाई साहब, बड़े 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 काम की चीज़ है कैटलिस्ट। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से, आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है और उस रेस्टोरेंट को आपको जाना है और जाके वहाँ खाना खाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता 100 किलोमीटर है, वहीं एक रास्ता 20 किलोमीटर है। दोनों से आप रेस्टोरेंट ही पहुँचेंगे, ये 100 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। 100 किलोमीटर वाले से जाओगे, शू मान लो 5 लीटर पेट्रोल खर्च हुई, वहीं 20 किलोमीटर वाले से जाओगे तो 5 लीटर की जगह 2 लीटर में ही काम हो जाएगा। यानी
100 किलोमीटर लंबे रास्ते से जाने पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, छोटे रास्ते जाने से एनर्जी कम लगेगी। तो यही कैटलिस्ट महाराज करते हैं। ये क्या करते हैं, एक आदमी का काम करते हैं, जो उन आदमी जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना, उनको बता देते हैं कि ये शॉर्टकट है, इससे जाना जल्दी पहुंच जाओगे। तो यही काम है कैटलिस्ट का। आई होप बड़ी अच्छी से क्लियर होगा कैटलिस्ट क्या करता है। आखिरकार बर्जेलियस ने किनको नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट क्या है, तो सुनिए। आगे चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले इस कैटलिस्ट बाबू की जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में। इनकी एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए अंग्रेजी में इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए। द कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, only increases the rate of reaction is known as catalyst without being used itself। यानी खुद ये अपने आप को यूज नहीं करते, रिएक्शन की रेट को बढ़ा जाते हैं और बोलते हैं क्या कि मैंने कुछ नहीं किया। यानी बड़ी चालू चिड़िया हैं, रिएक्शन की रेट को भी बढ़ा जाते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। समझेंगे इस टॉपिक को भी आगे समझेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, रब करता हूँ। आगे देखने जा रहे हैं कि कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यही आज हमारा टॉपिक है। पहले ये समझते हैं कैटालिसिस होता क्या है। कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने पर ही हो रही है, यानी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने पे ही हो रही है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो तो होगी, और जो रिएक्शन होगी उसी का नाम दे दिया कैटालिसिस। जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो उसको कहा कैटालिसिस। अब कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, तो कैटालिसिस आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। अब पहला है जी, अब पहला कैटालिसिस कौन सा है, यह है होमोजीनियस। ये है होमोजीनियस लाला, होमोजीनियस कैटालिसिस है, होमोजीनियस कैटालिसिस। ऑल्दो मैंने आपको कैटालिसिस के 2 टाइप पढ़ा चुका हूं, आपको अभी याद आता है, पूरा मैं समझाता है, सुनिए। दूसरा टाइप है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। कौन सा लाला? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। सुनिए। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसका मतलब कुछ तो सेम होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? मुझे एक बात पता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं उनको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब कैटलिस्ट का जो संबंध है वो रिएक्टेंट के साथ है। देखिए, कैटलिस्ट का संबंध भी है रिएक्टेंट के साथ, ऐसे ही कैटलिस्ट का संबंध है रिएक्टेंट के साथ। अब ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन हो सके कैटालिसिस, यानी कैटलिस्ट तो है कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ऐसा तो है नहीं कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की कोई फेज ना हो। फेज यानी कैटलिस्ट या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ऐसे ही रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ फेज होगी, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की दोनों की फेज कैसी हो, सेम, यानी अगर कैटलिस्ट लिक्विड तो रिएक्टेंट लिक्विड, कैटलिस्ट सॉलिड रिएक्टेंट भी सॉलिड, कैटलिस्ट गैस तो रिएक्टेंट भी गैस, यानी दोनों की फेज हो जाएगी सेम। किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट भी सॉलिड है, वो गैस है तो ये भी गैस है। यानी होमोजीनियस कैटालिसिस वो होता है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फेज है वो सेम हो। और हेटेरो मीन्स हमें मालूम है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट होंगे वो आपके डिफरेंट फेज में होंगे, ना, समझ गए ना। यानी कैटलिस्ट होगा किसी रिएक्शन में सॉलिड, तो रिएक्टेंट होंगे गैसेस।
सॉलिड होगा रिएक्टेंट तो कैटलिस्ट होंगे गैसियस, अगर कैटलिस्ट होंगे लिक्विड तो रिएक्टेंट होगा सॉलिड। यानी इन दोनों की फेज डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। ऐसी कैटालिसिस को कह दिया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आई होप वो बड़ा क्लियर होगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरे पे विश्वास रखना, आपको खेल खेल में सिखाऊंगा, टॉपिक को इजी बनाऊंगा। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, वैसे मुझे लगता है कि मैं ठीक ही स्पीड से चल रहा हूँ। अगर बाई चांस आपको लगे कि ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या कम स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब ने एक ऑप्शन दे रखा है स्पीड कम ज़्यादा करने का, आप देख सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं, आगे इनके एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ले लो। पहला एग्जाम्पल निकल के आता है, क्या क्या क्या, सुनिए। 2CO प्लस O2 इक्वल्स टू CO2। ये तो रिएक्शन बड़ी होगी। इसमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO वो गैसियस, O2 गैसियस, ये भी गैसियस। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NO, ये भी गैसियस। मैंने कहा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट से मुझे मतलब है, प्रोडक्ट कौन सी फेज में आए मुझे कोई लेना देना नहीं। तो देखिए ये दोनों रिएक्टेंट है, इनकी फेज गैसियस है। ये एक कैटलिस्ट है, इसकी फेज गैसियस। रिएक्टेंट कैटलिस्ट की फेज सेम है, फेज सेम है, देख लीजिए, होमोजेनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल लीजिए। अगर आपका पेट नहीं भरा तो आइए आइए खाने वाले एग्जांपल की बात लेते हैं। गन्ना किस किसने खाया है? अगर गन्ना आपने खाया है कमेंट में डाल दीजिए हैशटैग शुगर केन ओपी। सुनिए, गन्ना का, गन्ने में क्या होता है, सुक्रोस। सुक्रोस का फॉर्मूला C12, C12 H22O11। ये किसका फॉर्मूला, गन्ना यानी सुक्रोस, सुक्रोस का फॉर्मूला। सुक्रोस का करा दूं क्या हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा डाला तो क्या बन गया लाला। अब कैटलिस्ट कौन होगा इसमें, कैटलिस्ट हम यूज करते हैं H आयन एक्वस। सुक्रोस कैसा होता है, ये भी होता है इन एक्वस फॉर्म। H2O पानी सब जानते हैं, जानी होता है लिक्विड, और वाटर के साथ कराया तो ये एक्वस। किसी भी चीज का सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया तो उसको एक्वस कहते हैं। यानी ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, जो कैटलिस्ट है वो भी एक्वस यानी लिक्विड ही है ना, फेस सेम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखिए प्रोडक्ट से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं, पर रिएक्शन को पूरी लिखते हैं। प्रोडक्ट बनते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। अरे सुनिए, ये होता है ग्लूकोज, ये होता है फ्रक्टोज। और आपको एक डाउट आया क्या, मैं सुनिए बताता हूं क्या आया आपको डाउट। इसका फॉर्मूला सेम है, पर सुनिए नाम इनके अलग हैं, ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज। ऐसा क्यों, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, नॉर्मल सी बात है। मॉलिक्यूलर वेट सेम हो कोई मतलब नहीं, अगर डिफरेंट आ जाए स्ट्रक्चर में तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, और फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर सेम है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये आपके एग्जाम्पल किसके थे, होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल। ऐसे ही आपकी बात करते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल। सुनिए सुनिए, इन प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये था आपका ग्लूकोज, ये था आपका फ्रक्टोज। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। सुनिए, H2 प्लस O2, अरे बन गया क्या 2H2O।
H2 प्लस O2 बन गया 2H2। ऐसी एक और रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। अब सुनिए सुनिए, तो N2 प्लस 3H2 है, N2 आपकी गैस होती है, 3H2, H2 भी हाइड्रोजन गैस होती है, 2NH3 अमोनिया गैस होती है। पर ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, वो कैटलिस्ट कौन सा होगा? वो कैटलिस्ट कौन सा होगा? वो होगा आपका आयरन, सॉलिड आयरन होगा, सॉलिड। और ये क्या है? ये गैसियस हैं, ये भी गैसियस हैं, और प्रोडक्ट से तो लेना देना था ही नहीं मुझे कभी। तो देखिए, गैसियस गैसियस है रिएक्टेंट, और सॉलिड है आपका कैटलिस्ट, यानी दोनों की फेज है डिफरेंट लाला। इसका मतलब मैंने समझ डाला कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का ही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आपको जस्ट ऊपर लिखा है, H2 प्लस O2। इसमें देखिए H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O, यानी 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है फाइनली डिवाइड प्लेटिनियम। अब मेरे को एक चीज दिखी क्या? हाइड्रोजन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, प्रोडक्ट बना, ये भी जो बनता है वाटर, ये भी गैसियस वेपर्स में होता है, यानी वेपर्स फॉर्म में होता है। पर देखिए, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, यानी रिएक्टेंट गैसियस। प्लेटिनियम यानी फाइनली डिवाइड प्लेटिनियम है, यानी पाउडर फॉर्म में है। ये कैटलिस्ट आपका है सॉलिड, यानी इन दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, इतना। उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस की और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। इन दोनों की मैकेनिज्म देख लेंगे, और फिर आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा। उसके बाद जो होगा वो आगे होगा। आई होप नोट कर लीजिएगा, रोक के रफ करते हैं। सुनिए, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पहले बात करने जा रहे हैं इसकी, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। तो एक थ्योरी आती है हमारे पास, उसके बेस पे इसकी मैकेनिज्म देखी जाती है। उस थ्योरी का क्या नाम है? तो सुनिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, या फिर इंटरमीडिएट स्पीशीज फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म बढ़ते हैं। ये तो एक नाम है, हमें तो मेन काम है मैकेनिज्म से। सुनिए, सबसे पहले क्या होता है आपका, एक थ्योरी जो मैंने अभी बोला, रिएक्शन, मैंने बोला इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ये बताती है कि जो पहले कैटलिस्ट होता है, जो कैटलिस्ट होता है, सबसे पहले ये किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या? RIS, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज, जो कि कैसी होती हैं? अनस्टेबल। इसके बाद ये फर्दर, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज है, ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट। और ये रिएक्टेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज में प्रोडक्ट तो बन जाता है, पर जो ये कैटलिस्ट होता है वो अलग हो जाता है, प्लस कैटलिस्ट। ये कहती है हमारी क्या? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल से,
2SO2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2SO3। ये आपकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट NO। ये नो नहीं, ये NO है जो कि होता है गैसेस। तो क्या ये रिएक्शन डायरेक्ट होती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू किसके? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। मैंने पढ़ा कि रिएक्शन कोई भी कैटलिस्ट ऐसे कराता है। तो देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, जो कि ये जो रिएक्शन है वो आपकी होमोजीनियस कैटेलिसिस की, क्योंकि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेस सेम है। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म पूरी इसके आधार पर है। ये जो मैंने लिख डाला लाला, इसी के बेस पे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहला क्या होता है? NO रिएक्ट करता है O2 के साथ और बना देता है क्या? कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ। कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके बनाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज। इसमें बनती है क्या? 2NO। NO प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO2। NO प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO2, या फिर ऐसे कह लो, बैलेंस कर दी। तो ये बन गई आपकी RIS रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज। जो मैंने कहा आपसे अनस्टेबल होती है, तो अनस्टेबल होती है कोई चीज तो वो और फर्दर जाएगी स्टेबल होने के लिए। तो मैंने बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज फर्दर एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाती है और कैटलिस्ट भग जाता है, बोलता है मैंने ना कुछ करा। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो 2NO2 है रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज, ये क्या करती है? 2SO2 के साथ रिएक्ट करेगी और बना देगी फाइनल प्रोडक्ट, जो कि क्या होने वाला है? 2SO3। और इसमें से ये 2SO3 बन गया और NO अलग हो गया, यानी क्या हुआ इसमें? फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। कैटलिस्ट जो यूज करा अलग हो गया, प्लस कैटलिस्ट आ गया। ये मैंने देखा क्या कि इस लाइन को याद कर डाला तो लाइफ हो गया जिंगा लाला। कोई बोले कि बताओ मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस फॉर दिस रिएक्शन कैसे होगी, बता देना सिंपल। वैसे पूछा नहीं जाएगा पर तो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कैटलिस्ट किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाएगा जो अनस्टेबल होगी। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज फर्दर किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके और कैटलिस्ट भाग जाएगा। ये मैकेनिज्म थी। जी हाँ, सिर्फ इतनी सी मैकेनिज्म थी होमोजेनियस कैटालिसिस की। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। If you understand this concept very well, तो my अंग्रेजी भी is very well, तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए और ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल। कैसी रही शायरी? आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अब मैकेनिज्म देखेंगे, दूसरी देखेंगे। तो बात करने वाले हैं मैकेनिज्म किसकी? अब बात करने वाले हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म। किसकी? हेटेरोजीनियस मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म किसकी? मैकेनिज्म ऑफ किसकी मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस। कौन सा जीनियस? अरे ये वो वाला जीनियस नहीं है होशियार वाला, ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस वाला। और देखने जा रहे हैं। जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस में आई थी सिर्फ एक थ्योरी जिसका नाम था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें आती हैं दो थ्योरी, एक ओल्ड थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन, एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। दोनों ने बात बताई मैकेनिज्म कैसे होगा लाला और लाइफ हो जाए जिंगा लाला। सुनिए, जो पहली थ्योरी निकल के आती है, अरे उसका नाम है क्या?
अब सुनिए, अब फिल्मी स्टाइल में सुनिए, उसका नाम है ओल्ड, अरे ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। सीन बदलते रहेंगे धीरे धीरे, मेरी आवाज भी बदलेगी और मजे भी आएंगे। सुनिए, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी वही कहती है जो मैंने एडजॉर्प्शन में आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या इस थ्योरी ने कहा, क्या कहा कि सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जो भी रिएक्टेंट स्पीशीज है, वो आके एड्सॉर्ब हो जाएगी कैटलिस्ट पे, क्योंकि कैटलिस्ट एक एड्जॉर्बेंट का काम करता है। कैटलिस्ट पे आके एड्सॉर्ब हो गई, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उस पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, सबसे पहले रिएक्टेंट स्पीशीज एड्सॉर्ब हुई एक्टिव साइट्स पे, जो कैटलिस्ट पे एक्टिव साइट्स होती हैं, जो खाली स्पेस होता है उस पर आगे एड्सॉर्ब हो गई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, उसके बाद आपकी जो रिएक्शन है वो होती है। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ने कहा ऐसा होता है। पर जो मॉडर्न डेफिनेशन थ्योरी आई, कौन सी? जो मॉडर्न डेफिनेशन थ्योरी आई कौन सी? अरे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी आई। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है ये? अरे 2x पे नहीं हो गया, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी आपकी कहती है किसी भी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की कोई भी रिएक्शन हो रही हो, वो हमेशा 5 स्टेप में होती है। अब ये जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, ये इसी का मॉडिफिकेशन है ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है आपकी, जो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या होता है, कैटलिस्ट होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, रिएक्टेंट एडजॉर्ब्स, उसके बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन सरफेस पे कैसा हो जाता है आपका, इंक्रीज। उसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है और प्रोसेस होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। पर इन जो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, इनमें डिटेल नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो ओ भैया ओल्ड तो गोल्ड होता है, तो मॉडर्न भी जो 5 पॉइंट बता रहा है वो इस ओल्ड यानी गोल्ड की मदद से मॉडिफाई करके ही बता रहा है। ओल्ड इज गोल्ड, इसको याद रखना। सुनिए, ये बताता है कोई भी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस होती है 5 स्टेप। पहले सुनिए, एग्जाम्पल लीजिए, कहीं पर हो रही है दावत हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, दावत में लोग आएंगे ना दावत में, यानी सबसे पहले दावत में लोग आएंगे। उसके बाद क्या होगा, आगे थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा आपस में घुलेंगे मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या, सबसे पहले आएंगे दावत में। दूसरा पॉइंट, आपस में थोड़ा घुलेंगे मिलेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रोग्राम चालू होगा, खाना पीना चालू होगा, यानी मामला चालू होगा। चौथा पॉइंट क्या होगा, पेट फुल हो गया, इसका मतलब अब धीरे धीरे घुलना मिलना हुआ कम। चौथा पॉइंट तक घुलना मिलना हुआ कम। पांचवा पॉइंट क्या है, अब अपने अपने घर की तरफ रवाना, बोलेंगे अरे जल्दी करो जल्दी, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहला पॉइंट आना, दूसरा पॉइंट घुलना मिलना, तीसरा पॉइंट कार्यक्रम होना, और चौथा पॉइंट अरे घुलना मिलना हो गया, पेट भर गया, मतलब सीधा निकल लो। और पांचवा पॉइंट वही, आउट हो गए अपने घर की तरफ, यानी कल सुबह पनवेल निकल के और अपने घर को निकल गए। तो क्या होता है, ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट पे सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, आना यानी डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड कैटलिस्ट। सबसे पहला डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स, ये आपको समझ में आया, आगे आप लैंग्वेज बना लेना। सुनो, दूसरा पॉइंट कहा घुलना मिलना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये घुलेंगे मिलेंगे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, यानी एडजॉर्प्शन होगा।
क्या होगा? एडजॉर्प्शन। किसका एडजॉर्प्शन हुआ लाला? लाला एडजॉर्प्शन हुआ आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज। तीसरा क्या हुआ? मैंने कहा मामला कार्यक्रम चालू, भूख लगी थी बोले खाना खा लूं। अरे तो उसने कहा ये आदमी तो है चालू, बोल रहा है आके खाना खा लूं, तो क्या होगा? अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी मैंने आपको एक बात बताई थी जानी, याद करवाता हूं, सुनो। कोई भी केमिज ऑप्शन में हमने क्या पढ़ा था? ये जितनी भी बातें हो रही है ये हो रही है केमिज ऑप्शन की। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का जाना आना रहता है, तो केमिस्ट्री में केमिज ऑप्शन की बात करते हैं। बाकी मैंने केमिज ऑप्शन फिजियोज ऑप्शन दोनों बताए थे। केमिज ऑप्शन में क्या बताया था कि उसमें सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी केमिकल रिएक्शन तो होती है। इसमें क्या है? पहले आएंगे, एडजॉर्ब होंगे, फिर केमिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट भी बनेंगे। प्रोडक्ट बनेंगे तो कब क्या होगा? उसके बाद मान लो ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर रिएक्शन हुई, कोई और मॉलिक्यूल आए, यहाँ एडजॉर्ब हुए, रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? एक सरफेस कंपाउंड फॉर्म होगा आपका, एक सरफेस कंपाउंड फॉर्म होगा। मान लो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इनका क्या होगा? मैंने कहा खा लिया, कार्यक्रम हो गया। अब क्या होगा? घुलना मिलना होगा, खत्म। यानी इनका क्या होगा? डिजॉर्प्शन। इनका क्या होगा? ये बाहर निकलेंगे इनका यहाँ से। पहले हुआ एडजॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद डिजॉर्प्शन होगा। किसका? डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन ऑफ, यहाँ था रिएक्टेंट स्पीसीज, यहाँ है प्रोडक्ट स्पीसीज। पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया था? जब घुलना मिलना भी खत्म हो जाएगा तो जल्दी से बोलेंगे उनसे क्या? अरे 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 कल सुबह पलवेल निकलना है, कल सुबह पलवेल निकलना है, और अपने अपने घर को ये झूठ बोल के रवाना हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट बोलेंगे कैटलिस्ट से, कल सुबह पलवेल निकलना है, और यहाँ से फुर्र, क्या फुर्र हो जाएंगे। यानी पहले फुर्र होके आए थे रिएक्टेंट, उसके बाद एडजॉर्ब हो गए, घुले मिले, उसके बाद केमिकल रिएक्शन हुई, कार्यक्रम चालू हुआ, उसके बाद फिर कार्यक्रम चालू हुआ तो घुलना मिलना बंद हुआ, डिजॉर्प्शन होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ? अपने अपने घर निकल लिए, मतलब डिफ्यूजन। फिर दोबारा क्या होगा? डिफ्यूजन। अब टुवर्ड्स नहीं होगा, अब होगा अवे। डिफ्यूजन ऑफ किसका? इसमें था डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? अभी आई होप ये 5 पॉइंट बड़े अच्छे से दिमाग में डाले, समझ में आ गया तो लाइक करते जाले। सुनो, पहला और आखिरी पॉइंट रिवर्स है। डिफ्यूजन टुवर्ड्स होगा पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, लास्ट में सबसे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट होगा। अभी पहले आएंगे, खाना पीना खाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद घर जाएंगे। दूसरा और चौथा पॉइंट आपस में रिवर्स है। पहले एडजॉर्प्शन होगा, यानी पहले घुलेंगे मिलेंगे, खाना पीना खाने के बाद फिर क्या होगा? फिर घुलेंगे मिलेंगे नहीं, फिर जाने की तरफ जाएंगे। यानी पहले एडजॉर्प्शन फिर डिजॉर्प्शन। और तीसरा पॉइंट तो आपको मालूम है, एडजॉर्प्शन के बाद केमिकल रिएक्शन होगी। यानी हमने क्या पढ़ लिया? अरे हमने क्या पढ़ लिया? हमने तो भैया मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कंप्लीट कर लिया। इसका एक एग्जांपल दूं? इसका एग्जांपल लीजिए। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, सुनिए सुनिए सुनिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका कॉमन नाम क्या है? इथाइलिन, या फिर इससे कहते हैं ईथीन। अगर इसका मैं क्या करा दूं? हाइड्रोजन, इसको मैं 2 हाइड्रोजन खिला दूं, ये अनसैचुरेटेड है, ये बन जाएगा सैचुरेटेड। किसकी प्रेजेंस में? एक कैटलिस्ट होता है। अरे निकेल ले लो या पैलेडियम ले लो, कुछ भी ले लो, कैटलिस्ट डालो। पर एक बात याद रखो, कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी ही रिएक्शन को कैटलाइज्ड करता है तभी वो रिएक्शन होगी। मान लो कोई अगर दूसरा कैटलिस्ट आया तो रिएक्शन ना होगी। सुनिए सुनिए,
ये है इथाइलिन, कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन खिलाएंगे इसको पीडी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि होता है सॉलिड और ये होता है गैस, ये भी होता है गैस। कन्वर्ट हो जाते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये है क्या, ये है भाइयों बहनों, ये है ईथेन। मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो पीडी क्या है, एक मेटल ही है, PTNI, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम इसको रफ कर देते हैं, कॉमन मेटल लिख देते हैं, मेटल कैटलिस्ट। सुनिए, ये थे दो कार्बन, ये थे दो कार्बन, ये थे दो कार्बन, इनके पास दो दो हाइड्रोजन बैठे थे ऐसे करके। मैंने इन्हें हाइड्रोजन खिलाया मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे। तो क्या होगा, ये जो मेटलिस्ट मेटल है और ये यहाँ पर थे हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन थे, इसको H2 बनाइए, ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल समझ में आएगा। अब पहला कार्यक्रम डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टूवर्ड्स किसके, किसके कैटलिस्ट। तो ये दोनों आएंगे, इस पे बैठेंगे, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये मान लो ये मेटल है, इस पे आके ये बैठ गए, यानी डिफ्यूजन हुआ, टूवर्ड्स आए, फिर एडजॉर्प्शन हो गया, ये एडजॉर्प्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट होके क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद सरफेस कंपाउंड या प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या, अगर ये इसके ऊपर आएंगे बैठ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले कितने हाइड्रोजन थे, दो, अब दो और आ गए, एक इस पे आया, एक इस पे आया, यानी प्रोडक्ट बन गया। फिर डीज ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट स्पीसीज, अब क्या हुआ, यहाँ से जो ये एडजॉर्ब हो रखा है यहाँ पर, ये यहाँ से डिजॉर्ब होगा, यानी ये डिजॉर्ब होके कुछ ऐसा हो जाएगा, ये डिजॉर्ब होगा ऐसे। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे, उसके बाद ये यहाँ से अपना काम कुम करके निकल लेंगे भाई साहब। क्या समझ में आया भाई साहब, सुनिए। सबसे पहले डिफ्यूजन हो गया, यहाँ पर आए दोनों रिएक्टेंट, उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गए केमिकल रिएक्शन हो गए, उसके बाद डिजॉर्प्शन हुआ, उसके बाद हट गए। यानी ये इसका एग्जाम्पल समझ में आया आपको, आया तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे ये खत्म हो गया, खत्म हो गया भाया। तो आप इसको उतार लीजिए।